हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज है हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलियन। और इस चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में, वन शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट इसका रिवीजन करेंगे। जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उन सभी बातों को हम रिवाइज करेंगे एक ही लेक्चर में। बस आपको बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है, लिखना कुछ नहीं है, ये एक रिवीजन वीडियो है। और एक ही लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। हमारा जो क्लास ट्वेल्थ का ये पहला चैप्टर है, क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है विलियन, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, इसमें हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। और ये हमारे पास वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो है। तो वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, ये कोई लाइव वीडियो नहीं है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। सबसे पहले तो हमें समझना है कि विलियन किसे कहते हैं। विलियन विलियन आपको पता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। और किसी भी विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक या सॉल्वेंट। और जो घटक होता है कम मात्रा में उसे हम कहते हैं विलेय या सॉल्यूट। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं विलियन या सॉल्यूशन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। किसी विलियन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक। और जो घटक होता है कम मात्रा में उसे कहते हैं हम विलेय। दूसरी बात यह समझनी है कि यदि किसी विलियन में दो घटक हैं तो उसे हम कहते हैं द्विअंगी विलियन। और यदि किसी विलियन में तीन घटक होते हैं तो उसे कहते हैं त्रिअंगी विलियन। उसके बाद हमें समझना है विलियनों के प्रकार, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं? अवयवों की मात्रा के आधार पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तनु विलियन या डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तनु विलियन वो होता है जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम। तो जिस विलियन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं तनु विलियन। और उसके बाद आता है सांद्र विलियन। सांद्र विलियन किसे कहते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, वो सांद्र विलयन होता है। फिर नंबर 3 है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन उसे कहते हैं जिसमें और विलेय की मात्रा अधिकतम हो। मान लो कोई ऐसा विलयन आपके पास है जिसमें और अधिक विलेय आप नहीं घोल सकते, जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, या जिसमें और अधिक विलेय घोला नहीं जा सकता, ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। या फिर इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है, जिस विलयन में विलेय की ठोस अवस्था व विलयन अवस्था के बीच साम्य होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, संतृप्त विलयन। तो तनु विलयन तो वो है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। सांद्र विलयन वो होता है जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। और संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, यानी जिसमें और अधिक विलेय को आप नहीं घोल सकते। उसके बाद आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कौन सा होता है? असंतृप्त विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कुछ कम होती है। उसके बाद नंबर 5 पर आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से भी अधिक होती है और ताप बढ़ाकर स्थिर कर दिया जाता है, और फिर उसमें विलेय की मात्रा अधिकतम जो होती है, संतृप्त विलयन में जितनी भी मात्रा होती है उससे भी ज्यादा यदि विलेय की मात्रा है तो उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। उसके बाद दूसरा आधार है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पहला जो विलयन है उसे कहते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलायक कैसी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में, विलेय चाहे कोई भी सी भी अवस्था में हो। दूसरा होता है द्रव विलयन। द्रव विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है। तीसरा होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है, विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है, उनके लिए ये लेक्चर है। यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं इसी लेक्चर से समझ लूंगा पूरे चैप्टर को, फ्रेश वीडियो नहीं है ये एक रिवीजन वीडियो, इसमें सिर्फ रिवीजन ही होगा। फिर तीसरा आधार है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन होते हैं 9 प्रकार के। जैसे मान लो ठोस को आपने ठोस में घोल दिया, ठोस को आपने द्रव में घोल दिया,
ठोस को आपने गैस में घोल दिया, तो 3 प्रकार के विलयन तो यही बन गए। उसके बाद द्रव को आपने ठोस में घोल दिया, द्रव को द्रव में घोल दिया, द्रव को गैस में घोल दिया, 3 प्रकार के विलयन ये हो गए। और गैस को ठोस में घोल दिया, गैस को द्रव में घोल दिया और गैस को गैस में घोल दिया, तो 3 प्रकार के विलयन ये हो गए। तो कुल मिलाकर 3 तिया 9 प्रकार के विलयन होते हैं। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, जैसे जिंक को कॉपर में आपने घोल रखा है जिससे बनता है पीतल। ठोस का द्रव में विलयन, भाई ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, फिर ठोस का गैस में। तो ठोस का द्रव में विलयन होता है जैसे नमक को पानी में घोलते हैं हम, और ठोस का गैस में विलयन होता है जैसे धुआं वायु में घुलता है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर धुआं कैसे ठोस है। मुझे एक बात बताओ, धुएं का मतलब कार्बन के कण, और कार्बन तो ठोस होता है ना। कार्बन के कण कैसी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। धुएं में कार्बन के पार्टिकल्स ही हवा में उड़ते हैं, इसे ही धुआं कहते हैं हम। नंबर 4 द्रव का। अब द्रव को देखो, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में। तो द्रव को जब ठोस में घोलते हैं तो भी विलयन बनता है, जैसे पारे को सोने में घोलते हैं, इसे हम कहते हैं जेली। और द्रव को जब द्रव में घोलते हैं तो भी विलयन बनता है, जैसे अल्कोहल को पानी में घोलते हैं। और द्रव को जब गैस में घोलते हैं तो भी विलयन बनता है, जैसे नमी को वायु में। नमी का मतलब क्या है? जल। जल जो है वो द्रवी तो है, और द्रव को गैस में घोल रहे हैं। अब गैस को घोल लो तीनों में। गैस का ठोस में विलयन, जैसे हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम धातु में घोलते हैं। गैस का द्रव में विलयन, जैसे CO2 को पानी में घोलते हैं। कोल्ड ड्रिंक में यही तो होता है। और गैस का गैस में विलयन, जैसे वायु। वायु तो कई सारी गैसों का समांगी मिश्रण है, यानी वायु तो गैस का गैस में विलयन है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, ये तो पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर विलेयता। विलेयता का मतलब होता है कि आपके पास एक विलायक है जैसे जल, और उसका ताप आपने स्थिर कर दिया और आपने इसे 100 ग्राम लिया है। तो 100 ग्राम विलायक में किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं विलेयता। उस पदार्थ की इस विलायक में विलेयता, इस पदार्थ की इस विलायक में विलेयता। तो किसी विलायक स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित किसी पदार्थ की मात्रा जो घुली होती है उसे हम कहते हैं विलेयता। तो यहाँ लिखा हुआ है स्थिर ताप पर विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं, उस विलायक में जो आपने 100 ग्राम लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है गैसों की द्रव में विलेयता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैसों की द्रव में विलेयता। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ऑक्सीजन जल में विलेयता, ऑक्सीजन की जल में विलेयता क्या होती है? कम। और CO2 है HCl की जल में विलेयता क्या होती है? अधिक। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक उसकी द्रव में विलेयता भी क्या होती है? अधिक होती है। तो अवशोषण गुणांक का मतलब क्या होता है? जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा उसकी द्रव में विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी। अब अवशोषण गुणांक क्या होता है, या एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट क्या होता है? एनटीपी पर किसी विलायक के एक निश्चित आयतन में घुली विलेय गैस का आयतन। ठीक है, यहां में आना चाहिए था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी विलायक के एक निश्चित आयतन में घुली यानी विलेय गैस का जो आयतन होता है उसे हम कहते हैं अवशोषण गुणांक। तो जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो गैस उतनी ही ज्यादा घुलेगी किसी भी विलायक में। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो सबसे पहला फैक्टर है गैसों की प्रकृति या नेचर ऑफ गैस। गैस की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है विलेयता को? देखो, विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली गैस की विलेयता हमेशा अधिक होती है। जो गैस या तो विलायक से क्रिया कर ले या विलायक में घुलकर आयनों में टूट जाए तो उस गैस की विलेयता या घुलनशीलता विलायक में ज़्यादा होती है। जैसे HCl, CO2, NH3 आदि गैसें जल में अधिक घुलनशील होती हैं। ये गैसें पानी में, पता जैसे HCl क्यों घुलती है पानी में ज़्यादा? क्योंकि HCl पानी में घुलकर आयनों में टूट जाती है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो भी गैस
विलायक में घुलकर आयनों में टूट जाती है, या जो भी गैस विलायक के साथ क्रिया कर लेती है तो उसकी घुलनशीलता तो ज़्यादा होगी विलायक में। जैसे आप देखो CO2 गैस की बात करें, CO2 पानी के में जब घोलते हैं तो पानी के साथ क्रिया कर लेती है और H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एसिड, जिसके कारण CO2 की पानी में घुलनशीलता ज़्यादा होती है। जैसे आपकी अमोनिया है, अमोनिया जब पानी के साथ रिएक्शन करती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो आयनों में टूट जाता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसलिए अमोनिया गैस ज़्यादा घुलनशील होती है, किसमें? पानी में। तो ये तीनों गैस पता चल गई, HCl, CO2 और NH3। ये तीनों गैसें पानी में ज़्यादा घुलनशील क्यों होती हैं? क्योंकि ये पानी के साथ या तो क्रिया करेंगी या तो पानी में घुलकर आयनों में टूट जाएंगी। अगली बात क्या है? विलायक से क्रिया न करने वाली या विलायक में आयनित न होने वाली गैस की विलेयता क्या होती है? कम। यदि कोई गैस ऐसी है जो ना तो विलायक से क्रिया कर रही और ना ही विलायक में घुलकर आयनों में टूट रही है, तो उसकी विलेयता या उसकी घुलनशीलता तो कम होगी फिर। ठीक है। दूसरा कारक, विलायक की प्रकृति या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है विलायक की प्रकृति का मतलब, यदि विलायक आपका ध्रुवीय है, कैसा है? ध्रुवीय। ध्रुवीय विलायक जैसे H2O में ध्रुवीय गैसों जैसे HCl, NH3 की विलेयता अधिक होती है। HCl व NH3 H2O में अधिक घुलनशील होती हैं। क्यों होती हैं ज़्यादा घुलनशील? क्योंकि जब आप H2O का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कई बार पढ़ा दिया मैंने कि H2O में ऑक्सीजन के ऊपर तो ऋणावेश है और हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश। ये तो ऋण ध्रुव है, ये तो धन ध्रुव है। ठीक है। तो इसलिए H2O जब ध्रुवीय है और आप HCl का स्ट्रक्चर देखो, HCl में भी ये वाला सिरा धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। क्योंकि आपको पता है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ को सरके हुए होंगे, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब इधर को सरकेगा तो इधर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इसे इधर आ जाएगा आंशिक धनावेश। ये तो ऋण ध्रुव बन जाएगा, ये बन जाएगा धन ध्रुव। पानी ध्रुवीय है और HCl भी ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय तो ध्रुवीय में घुलेगा ही ज़्यादा। अमोनिया को देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ सरके हुए होते हैं? नाइट्रोजन की तरफ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है आंशिक ऋणावेश और इस वाले पूरे सिरे पर आ जाता है आंशिक धनावेश। इसलिए अमोनिया भी एक ध्रुवीय गैस है, इसलिए अमोनिया भी पानी में घुलती है ज़्यादा। जबकि ऑक्सीजन पानी में कम इसलिए घुलती है क्योंकि ऑक्सीजन में दोनों परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड है और इधर भी खींचने वाला ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉनों को और उधर भी खींचने वाला ऑक्सीजन है, तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने की क्षमता दोनों की बराबर है, जिसकी वजह से किसी भी सिरे पर आंशिक धनावेश या किसी भी सिरे पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न नहीं होगा। तो O2 गैस अध्रुवीय है और पानी है ध्रुवीय, तो अध्रुवीय ध्रुवीय में तो घुलने के चांस उसके कम होंगे ही। एक कहावत है, जैसे में तैसा, या लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो ध्रुवीय गैस है वो पानी में ज़्यादा घुलेगी क्योंकि पानी भी ध्रुवीय है, और जो अध्रुवीय गैस है वे पानी में कम घुलेंगी क्योंकि पानी ध्रुवीय है, जबकि जिस गैस को आप घोलना चाह रहे हो वो अध्रुवीय है। तीसरा कारक है ताप का प्रभाव, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉर्मली क्या देखा गया है कि ताप बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है, क्योंकि गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यदि ताप आप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? गैस की घुलनशीलता घट जाती है द्रव में। जैसे आप पानी में CO2 को घोल के देखो तो H2CO3 तो बनेगा ही, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। जब किसी गैस को आप पानी में घोलते हो तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, और आप कह रहे कि ताप बढ़ाना है, तो ताप बढ़ाओगे तो रिएक्शन का स्पीड तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा, यानी घुलेगी कम और अलग होगी ज़्यादा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक ठंडी तो अच्छी लगती है क्योंकि ठंडी कोल्ड ड्रिंक में CO2 ज़्यादा होती है। ताप जितना कम होगा ना विलायक का, उतनी गैस की घुलनशीलता ज़्यादा होगी। और यदि आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म है और फिर उसमें आपने एक घूंट मार के देखी उस कोल्ड ड्रिंक की, तो अच्छी नहीं लगने की, क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा कम होगी। क्योंकि ताप बढ़ने पर घुलनशीलता घटती है, क्योंकि किसी भी गैस का विलायक में घुलना या जल में घुलना एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकलती है। और 11वीं क्लास में आपने लास्ट शातेलिय का नियम पढ़ा था कि ऐसी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यदि इसमें ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में तेज हो जाता है जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो रही हो। तो ऊष्मा तो इधर को अवशोषित हो रही, तो इसलिए इधर को तो घुल रही गैस और इधर को अलग हो रही गैस,
और गर्म कर दिया, ताप बढ़ा दिया, ऊष्मा दे दी, तो वो जो है अलग होने का प्रोसेस यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगी ये रिएक्शन। ठीक है, पर यहाँ एक काम की बात है, ये है काम की बात जो नोट लिखा हुआ है। काम की बात यह है कि हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की जल में विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन, ध्यान से समझ लो इसे, क्योंकि इनका जल में घुलना एक ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया है। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, ताप बढ़ने पर किसी भी गैस की घुलनशीलता घटती है द्रव में, पर ये दो गैस ध्यान रखना, हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी घुलनशीलता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। चौथा कारक है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। तो ये तो सबको ही पता है कि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैस की विलेयता घट जाती है। जब पहले से ही कुछ पदार्थ उपस्थित हैं तो गैस की घुलनशीलता तो घट ही जाएगी उसमें। पांचवा कारक है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जितना दाब बढ़ेगा विलेयता भी उतनी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ चित्र में समझाया था आपको कि दाब जितना बढ़ाओगे आप ऊपर से, ये CO2 गैस है, ये पानी है, ऊपर से जितना दाब बढ़ाओगे यहाँ से CO2 गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी पानी के अंदर। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक इसी तरह के तो बनाई जाती है, ज़्यादा दाब पर और कम ताप पर कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घोल ली जाती है। आ जाओ चलो अगले टॉपिक पर। यह है हेनरी का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम या हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम यही है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी विलेयता समानुपाती होती है दाब के। जब समानुपाती का निशान हटा के हमने बराबर का निशान लगाया तो कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा एक के, जहां m क्या है, m है घुली गैस की मात्रा, p क्या है, p है साम्य पर गैस का दाब, k क्या है, ये एक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक जिसे आप कह सकते हो। पर हेनरी के नियम को केवल वहां तक नहीं लिख के आना, ये भी लिख के आना, ये भी हेनरी के नियम का ही हिस्सा है। डाल्टन के अनुसार किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब P गैस के मोल प्रभाज यानी X गैस या चाई गैस के समानुपाती होता है, यानी दाब समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज के। ठीक है, अब आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के जब बराबर का निशान लगाते हो तो कांस्टेंट यहाँ लगेगा KH, तो ये बन जाएगा, इसे X गैस को नीचे ले जाओ, P अपॉन X गैस इज इक्वल टू KH। P का मतलब आंशिक दाब उस गैस का, X गैस या चाई गैस का मतलब क्या है, गैस का मोल प्रभाज, और KH जो यहाँ कांस्टेंट लगाया इसे कहते हैं हेनरी स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट। KH का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है, सभी गैसों का हेनरी स्थिरांक क्या होता है, अलग अलग। KH का मान अधिक तो विलेयता कम होती है, ध्यान से समझ लेना इस बात को। आपका जो हेनरी स्थिरांक जितना ज़्यादा होगा ना किसी गैस के लिए, समझो वो उस गैस की द्रव में घुलनशीलता उतनी कम होगी, विलेयता कम होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये जो यहाँ दे रखा है ग्राफ, इस ग्राफ को देखो, इसमें यहाँ तो ले रखा है हमने मोल प्रभाज और y अक्ष पर ले रखा है दाब। तो जब मोल प्रभाज और दाब के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और इसका जो ढाल या प्रवणता होती है वही हेनरी कांस्टेंट है। वही क्या है, हेनरी कांस्टेंट। देखो P, ये रहा P, X गैस, ये रहा X गैस, तो इन दोनों का अनुपात ही तो है KH। तो आपको जो ढाल मिलेगा या प्रवणता मिलेगी उसे ही आप कहोगे कि वो ही हेनरी कांस्टेंट है। अब हेनरी के नियम में हमें क्या पता चला, हेनरी के नियम में यही पता चला कि गैस के ऊपर जितना दाब बढ़ाओगे उस गैस की घुलनशीलता उतनी बढ़ेगी द्रव के अंदर या विलायक के अंदर। इस बात को दिमाग में घुसाओ बिल्कुल। मान लो आपके पास कोई भी विलायक है, उसके ऊपर आपने गैस इकट्ठी कर रखी, गैस के ऊपर जितना दाब आप लगाओगे वो गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी उस विलायक में या द्रव में, जैसे पानी में ज़्यादा घुलेगी गैस। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम केवल निम्न परिस्थितियों में कार्य करता है। क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, दाब अधिक न हो, दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यदि ज़रूरत से ज़्यादा दाब लगा दिया तो नियम फेल हो जाएगा। नंबर 2, ताप बहुत कम ना हो। नंबर 3, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, यानी गैस की विलायक में घुलनशीलता कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पानी में CO2 बहुत ज़्यादा घुलती है, पानी में HCl बहुत ज़्यादा घुलती है, पानी में अमोनिया भी तो बहुत ज़्यादा घुलती है।
भाई जो भी गैस पानी के साथ या तो रिएक्शन कर लेती हो, या फिर जो भी गैस पानी में घुलकर आयनों में टूट जाती हो, तो वो तो ज़्यादा पानी में घुलेगी। तो ऐसी गैसों के ऊपर हेनरी का नियम काम नहीं करता। इस बात को कान खोल के सुन लो सब। हेनरी का नियम केवल वहां काम करता है जब गैस विलायक में घुलकर ना तो आयनों में टूटती हो और ना तो विलायक के साथ क्रिया करती हो। इसका मतलब गैस की विलायक में या द्रव में या पानी में घुलनशीलता कम होगी तो हेनरी का नियम काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नंबर 4, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। आणविक अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब यह है कि गैस को जब आप पानी में घोल रहे हैं ना, या विलायक में या द्रव में, तो घुलने के बाद, घुलने से पहले उसका अणु जैसा था घुलने के बाद भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घुलने के बाद वो रिएक्शन कर ले उस विलायक के साथ या द्रव के साथ या पानी के साथ, और ऐसे भी ना हो कि वो घुलने के बाद आयनों में टूट जाए। तो इसीलिए कहा है कि आणविक अवस्था कैसी होनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए आणविक अवस्था में। अब यहाँ एक नोट है लिखा हुआ, अमोनिया व HCl बेंजीन में कम विलेय होती हैं, इसलिए हेनरी का नियम लागू होगा। अमोनिया और HCl पानी में तो ज्यादा घुलनशील होती हैं, पानी में नहीं लगने का हेनरी का नियम यदि अमोनिया या HCl को आपने पानी में घोल दिया। पर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को यदि बेंजीन में घोलते हो ना, तो बेंजीन में घुलने के बाद ना तो ये बेंजीन से क्रिया करती और ना ही बेंजीन में घुलकर आयनों में टूटती। इसलिए ये दोनों बेंजीन में कम घुलनशील होती हैं, और कम घुलनशील होती हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब आप बेंजीन में घोलते हो तो वहां हेनरी का नियम लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जबकि अमोनिया व HCl गैस जल में अधिक विलेय होती हैं, इसलिए चूंकि क्रिया या आयनित हो जाती है ना, या तो जैसे अमोनिया तो क्रिया कर लेती है पानी के साथ, और HCl पानी में घुलकर आयनों में टूट जाती है, आयनित हो जाती है, इसलिए हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ हेनरी का नियम नहीं लगने का। हेनरी का नियम लगने की ये शर्त बहुत जरूरी है कि भाई जिस गैस को आप द्रव में घोल रहे हैं ना विलायक में, वो विलायक में घुलने के बाद ना तो आयनों में टूटती हो और ना तो वो विलायक के साथ क्रिया करती हो, यानी वो गैस विलायक में कम घुलनशील होनी चाहिए, जब ही हेनरी का नियम काम करेगा। ठीक है ना। देखो, हेनरी नियम के अनुप्रयोग ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन के दाब में कमी हो जाती है जितना पहाड़ों पर जाओगे, इसलिए आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब पहाड़ों पर चढ़ते हुए वायुमंडलीय दाब घट गया तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में जब पहुंचेगी तो उसकी घुलनशीलता खून में क्या होगी, कम। तो आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी महसूस होती है। आरोहक माने माउंटेन क्लाइंबर, पर्वतारोही, कमजोरी महसूस होती है, और इस रोग को हम कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया माने डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, खून में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक में या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो घुली होती है। किसी भी कोल्ड ड्रिंक में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होगी वो कोल्ड ड्रिंक आपको उतनी अच्छी लगेगी पीने में। ठीक है ना। तो सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद करते हैं। अधिक दाब पर क्यों बंद करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा दाब आप CO2 का कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लगाओगे उतनी ज़्यादा CO2 कोल्ड ड्रिंक में घुलनशील होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम कोल्ड ड्रिंक को दाब बढ़ाने के साथ साथ ठंडा भी करते हैं, क्योंकि ठंडा करने पर भी तो ज़्यादा घुलती है कोई भी गैस। नंबर 3, गहरे समुद्र में क्या होता है, दाब बहुत ज़्यादा होता है। आपने फार्मूला पढ़ रखा है फिजिक्स में, P = HdG पढ़ रखा है ना, या ρHg भी कहते हैं। ठीक है। HdG कह दो या HρG कह दो, एक ही बात है। तो जितना गहराई में जाओगे समुद्र में दाब उतना क्या होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से गोताखोर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने ऊपर बांध के जाते हैं कमर पर। उसमें है, होता तो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर, पर उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है लगभग 20% 21%, और इतनी ऑक्सीजन हमें चाहिए। मान लो आप कहने लग जाओ जी मुझे तो 100% ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के दे दो कमर पे, तो 100% ऑक्सीजन नहीं हमें चाहिए। हमें श्वसन क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए सिर्फ 20% या 21% या 22% ही ऑक्सीजन चाहिए। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगी। तो यहाँ कहा कि गहरे समुद्र में दाब अधिक होता है जहाँ गोताखोर अपने साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। गैसों की रुधिर में विलेयता क्या होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दाब जब बढ़ गया नीचे जाने पर तो ये गैसें बहुत ज़्यादा घुल जाती है हमारे खून में। परंतु बाहर आने पर क्या होगा, बाहर आने पर दाब फिर घट गया। बाहर आने पर क्या होगा, दाब कम हो जाएगा जब बाहर निकलेगा वो गोताखोर समुद्र से।
तो दाब कम हो गया तो रक्त में गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, कम, फिर गैसों की घुलनशीलता कम हो जाएगी। ये तो गैस बहुत ज्यादा घुल रही थी नीचे जाने पे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था जब ऑक्सीजन घुल रही थी उसके ब्लड में। पर जैसे ही वो बाहर आया, बाहर आने से दाब घटा, और दाब घटने से ये जो घुली पड़ी थी ना खून में, ये सारी वहीं खून में ही अलग हो जाएंगी, यानी घुलनशीलता इनकी कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन गैसों के बुलबुले बन जाएंगे खून की नलियों में। तो गैस के बुलबुले बनेंगे, बबल्स बनेंगे खून की नलियों में, जिसकी वजह से भयानक दर्द होगा, भयानक दर्द, जिन्हें हम कहते हैं गांठें या बैंड्स। जैसे बाई का दर्द होता है ना, बाई का दर्द कहीं भी हो जाता है हाथ पैर में। इसलिए गोताखोर का सिलेंडर जो है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैस, हीलियम भी उसमें मिलाई गई, क्योंकि हीलियम जो है वो ब्लड में कम घुलती है। तो इससे जो है ना इन गैसों की घुलनशीलता क्या होगी, घटेगी नीचे जाने पर। और जब कम घुलेंगी तो ऊपर आने पर अलग भी कम होंगी, बुलबुले भी कम बनेंगे। ठीक है। तो गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता है, गैसों की विलेयता गोताखोर का सिलेंडर में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, इन गैसों की विलेयता क्या है, कम है, इनकी विलेयता क्या है, कम, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती फिर। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि H2S गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इन्होंने कहा कि इसकी विलेयता दे रखी है, स्मॉल m का मतलब होता है मोल प्रति किलोग्राम, ये मोल प्रति किलोग्राम है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसमें जो है विलायक का द्रव्यमान या भार या मात्रा तो दे ही नहीं रखी, आपने कैसे लिखा जल की मात्रा 1 किलोग्राम, क्योंकि हमने इसे देखा ना, स्मॉल m का मतलब मोललता, इतने मोल घुले हुए हैं 1 किलोग्राम विलायक में। मोललता वाला टॉपिक आप पढ़ लेना, जिसे भी कंफ्यूजन हो रहा था कि सर यहाँ आपने कैसे लिख दिया कि जल 1 किलोग्राम है। तो गैस है हमारे पास, गैस के मोल दे रखे हैं 0.195, इतने मोल 1 किलोग्राम में घुले हुए। तो विलायक हमारे पास कितना है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम। और जल का अणुभार निकाल लोगे कितना होता है, 18, ये तो याद भी होना चाहिए। तो इसके आप जल के मोल निकाल लो, विलायक के मोल, मोल कैसे निकलते हैं, भार बटे अणुभार से। भार इसका कितना है, 1000 ग्राम, अणुभार हमें पता है पानी का 18 होता है, तो भाग करके आया 55.55। तो हमने फिर निकाल लिए कुल मोल, एन टी माने कुल मोल, इसके मोल प्लस इसके मोल। तो इसके मोल कितने थे, 0.195 जो उन्होंने दे ही रखे थे, और पानी के मोल 55.55। तो ये हो गया आपके 55.745, ये कुल मोल हो गए। अब आपको किसी का भी मोल प्रभाज निकालना है, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, यदि आपको H2S का मोल प्रभाज निकालना है तो H2S के मोल बटे कुल मोल, H2S के मोल कितने थे, ये रे, लिख दिया ऊपर, और कुल मोल कितने हैं ये निकाल रखे हमने, ये लिख दिया नीचे, भाग करा तो मोल प्रभाज आ गया हमारे पास H2S का 0.0035। मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। और फिर आपको हेनरी कांस्टेंट बताना था, तो फार्मूला ये आपको सिखा रखा, के एच इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स गैस। पी, पी माने क्या है, दाब, यहाँ दे रखा है इन्होंने एस टी पी पर, तो एस टी पी पर दाब होता है 0.987 बार। ठीक है, 0.987 बार, इसे याद रखना है आपको। और एक्स गैस, गैस का मोल प्रभाज कितना आया, ये गैस का मोल प्रभाज है हमारे पास, भाग कर दिया, आंसर आ जाएगा 282 बार। ठीक है। तो इस तरह का सवाल आता है पेपर में, ध्यान रखना, और मैं टेस्ट में भी दूंगा इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये है, यह है 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर एच जी है। 298 केल्विन तथा 760 मिलीमीटर एच जी दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता परिकलित कीजिए। तो इन्होंने दे रखा है के एच, हेनरी स्थिरांक, वो दे रखा है हेनरी स्थिरांक ये रहा 4.27 इंटू 10⁵ और दाब है 760 मिलीमीटर एच जी। ठीक है, दे रखा है ना 760 मिलीमीटर एच जी पर दाब पर। विलेयता या मोल प्रभाज हमें निकालना है, गैस का कितना होगा, आप विलेयता कह दो या मोल प्रभाज कह दो। तो आपको ये फार्मूला पता है, एक्स गैस इज इक्वल टू पी अपॉन के एच। तो आपको एक्स गैस ही तो निकालना है, गैस का मोल प्रभाज। पी कितना है, 760 मिलीमीटर लिख दिया हमने,
और के एच हेनरी कांस्टेंट कितना है ये लिख दिया, दोनों की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करा, आंसर आ गया। ठीक है बेटे, चलो। जिन बच्चों ने, जो बच्चे इसे पहली बार देख रहे हैं ना, उनके लिए ये एक रिवीजन लेक्चर है। रिवीजन लेक्चर है, वन शॉट रिवीजन पूरे चैप्टर का। तो जिन्होंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ रखा है उनके लिए बहुत वैल्यूबल है। मैं बार बार बता रहा इस बात को, ये रिवीजन वीडियो है। देखो, अगला टॉपिक है ठोसों की द्रव में विलेयता या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो आपको पता है विलेयता या घुलनशीलता की परिभाषा हम क्या लिखते हैं, 100 ग्राम द्रव विलायक किसी ठोस पदार्थ की ग्राम में जितनी अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है। में आना चाहिए था यहाँ, में लिखते हुए बीच में छूट जाता है कभी कभी। 100 ग्राम द्रव विलायक में किसी ठोस पदार्थ की ग्राम में जितनी अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है उसे ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम आपके पास पानी होना चाहिए और उसमें घोल के देखना, जैसे नमक घोल के देख लो, चीनी घोल के देख लो, कितने ग्राम अधिकतम घुल सकती है, उसे हम कहते हैं विलेयता। 1 लीटर विलयन में किसी ठोस पदार्थ के जितने अधिकतम मोल उपस्थित होते हैं उसे ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। तो ये भी विलेयता है और ये भी विलेयता है। ये विलेयता है भार प्रतिशत में और ये विलेयता है किसमें, मोल प्रति लीटर में। तो 1 लीटर विलियन में देखना है कितने मोल घुले हुए हैं किसी ठोस पदार्थ के। तो विलेयता को तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो। विलेयता एक प्रकार की सांद्रता ही तो होती है, और सांद्रता निकालने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पता है। देखना है ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस पदार्थ को जब द्रव में घोलते हो तो उसकी विलेयता या घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिनमें से पहला कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। भाई ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है, सबको पता है। जैसे पानी में नमक और KCl अधिक घुलनशील होते हैं, क्योंकि पानी भी ध्रुवीय है, नमक और KCl भी दोनों क्या हैं, ध्रुवीय। जैसे एग्जाम्पल, बेंजीन में नमक और KCl अघुलनशील होते हैं। बेंजीन में ना तो घुलेगा नमक और बेंजीन में ना ही घुलेगा KCl, क्योंकि बेंजीन क्या है, बेंजीन अध्रुवीय है और नमक और KCl ये दोनों ध्रुवीय हैं। तो ध्रुवीय अध्रुवीय में कैसे घुल जाएगा, ध्रुवीय का तो अध्रुवीय में घुलना बड़ा मुश्किल है। नोट देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां भी कहीं नोट या ब्लॉक या क्लाउड आता है ना, उसे बिल्कुल पक्का करना है आपको। एक कहावत है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, या जैसे में तैसा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देखो H2O आपको पता है ध्रुवीय है, H2O। NaCl भी ध्रुवीय है, तो इसका मतलब साफ है कि पानी में नमक ज्यादा घुलेगा ही, क्योंकि दोनों ध्रुवीय हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलेय घुलेगा ध्रुवीय विलायक में, और अध्रुवीय विलायक में कौन घुलेगा, अध्रुवीय विलेय घुलेगा। अब यहाँ फिर एक नोट आ गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं की पहचान। आप कैसे पहचान करोगे कि कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय है, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, इस तरह हमें पता ही नहीं चलता कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय है। तो यह बात हालांकि आपकी समझ में आ गई होगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। देखो, ध्रुवीय अणु में निम्न में से कोई एक या अधिक गुण पाए जाते हैं। ये कितने गुण हैं, 4। इन चारों में से यदि एक भी गुण, एक भी लक्षण आपको मिल गया ना किसी यौगिक में, तो समझ जाओ वो ध्रुवीय है। पहला तो है सिरों पर धन तथा ऋणावेश। यदि किसी यौगिक के सिरों पर धन और ऋणावेश मिल गया तो आप उसे धन ध्रुव और ऋण ध्रुवी तो कहोगे, तो वो तो ध्रुवीय होगा ही। नंबर 2, असंतुलित संरचना। असंतुलित संरचना उसे कहते हैं, एक बच्चे का कमेंट आया था, वो पूछ रहा था कि सर असंतुलित संरचना का मतलब क्या होता है। असंतुलित का मतलब जिसका संतुलन ना बन रहा हो, यानी बैलेंस बिगड़ रहा हो जिसका, उसे कहते हैं असंतुलित संरचना। यदि किसी अणु में आपको असंतुलित संरचना दिखाई दे रही तो समझ जाओ वो कैसा है, ध्रुवीय है। नंबर 3, कोणीय संरचना। जैसे ये एंगल बनाया, कोणीय संरचना है तो अध्रुवीय। नंबर 4, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे आप लॉन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हो। तो इन चारों में से यदि कोई भी एक लक्षण आपको दिखाई देगा किसी भी अणु में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो अणु कैसा है, ध्रुवीय। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो इन एग्जाम्पल को देखो। यह आपका H2O है, H2O का स्ट्रक्चर, हमने H2O का स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी बातें सारी मिल जाएंगी। देखो, सिरों पर धन आवेश नीचे वाले सिरे पर ऊपर ऋणावेश, तो ध्रुवीय ही होगा।
कोणीय संरचना है, देखो कोण नहीं बन रहा है, ध्रुवीय होगा। नंबर 3, केंद्रीय परमाणु पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े पड़े हुए, एक तो ये है एक तो ये है, तो ध्रुवीय होगा। संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है, देखो भाई यहाँ संतुलन कैसे बिगड़ रहा, ऑक्सीजन तो यहाँ इधर है और दोनों हाइड्रोजन इधर हैं। या तो ऐसा होता कि ऑक्सीजन के एक हाइड्रोजन इधर होता और एक हाइड्रोजन होता इधर, फिर तो हम कहते भी कि संतुलन बन रहा। ये तो संतुलन बिगड़ रहा है इसका, या संतुलित संरचना है, तो इसमें तो सारे ही लक्षण मिल गए, हमें तो सिर्फ एक ढूंढना था। यदि किसी यौगिक में, किसी अणु में उन चारों में से एक भी गुण, एक भी लक्षण आपको दिखाई दे जाता है तो समझ जाओ वो कैसा होगा, ध्रुवीय। अब जैसे HF है, HF में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किस तरफ को जाएगा, फ्लोरीन की तरफ को चलेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश आ गया। तो सिरों पर धन तथा ऋणावेश हैं, तो ध्रुवीय तो होगा ही। और बैलेंस तो बिगड़ ही रहा है, हाइड्रोजन बताओ कहाँ मुकाबला कर लेगा फ्लोरीन का, तो बैलेंस तो बिगड़ ही रहा, तो ध्रुवीय है। CO2 को देखो, इसमें तो चारों में से कुछ नहीं मिलने का आपको, देखो संतुलन भी कितना अच्छा है, कार्बन के इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, और कोण नहीं बन रहा इसमें। मतलब इस संरचना को आप कहो कि सर जी बन रहा कोण 180 डिग्री का, तो हम 180 डिग्री से कम डिग्री के कोण को कोण मान रहे हैं यहाँ, तो ये अध्रुवीय है। अमोनिया में सारी चीजें मिल रही, ध्रुवीय है। CCl4 में कुछ नहीं मिल रहा, तो अध्रुवीय। ठीक है, और कर लोगे पहचान। तो दूसरा कारक है ताप का प्रभाव, दूसरा कारक है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ेगा तो घुलनशीलता भी बढ़ेगी, जैसे गर्म पानी में नमक या चीनी ज्यादा घुलता है। NaNO3, NaCl, NH4Cl, KNO3 आदि। जैसे NaCl को गर्म करोगे पानी में डाल के, यदि गर्म पानी में NaCl, जैसे आपने NaCl को पानी में घोल दिया और उसे गर्म कर रहे, तो वो ज़्यादा टूटेगा आयनों में। यानी इन सारी, जैसे NaNO3 है, NaCl है, NH4Cl है, KNO3, इन सब का जल में घुलना एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जब ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आप ताप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग अग्रिम दिशा में तेज हो जाता है। तो इसका मतलब इनका वेग तो अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगा, और वेग अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगा, इसका मतलब नमक तो गर्म करने पर गर्म पानी में अर्थात ज़्यादा घुलेगा। तो ये तीनों ऐसे ही हैं। दुनिया में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी घुलनशीलता ताप बढ़ने पर बढ़ती है पानी में, जबकि यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका ताप बढ़ने पर विलेयता, जिनकी या घुलनशीलता क्या होती है, घटती है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं ताप बढ़ने पर जिनकी विलेयता या घुलनशीलता क्या होती है, घटती है। क्लियर होगी बात? देखो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड को आप जब पानी में घोलते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप बिना बुझा हुआ चूना कहते हो, उसकी पानी में घुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और यदि ला सातेलिय के नियम के अनुसार चलते हो आप, ली चटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ उन्होंने बताया था कि यदि ऐसी अभिक्रिया कोई है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और उसमें ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ही ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की पानी में घुलनशीलता ताप बढ़ने पर क्या होगी, घटेगी। इसलिए लिखा है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता घट जाती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। दाब का प्रभाव, ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठोस की द्रव में घुलनशीलता पर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है ठोस विलयन। ठोस विलयन आपको पता ही है, ठोस विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों का समांगी मिश्रण, उसे कहते हैं ठोस विलयन। दो प्रकार के होते हैं ठोस विलयन। इसमें पहला तो होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन। प्रतिस्थापी ठोस विलयन उसे कहते हैं कि आपके विलायक के जो कण हैं उनमें से कुछ कण अपनी जगह छोड़ गए और उसकी जगह कौन आ गए, विलय के कण आ गए। ये विलय का, ये विलय का विलय। प्रतिस्थापी का मतलब, जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो अपनी सीट पर, तो आपकी क्लास में से कुछ बच्चे अपनी सीट छोड़कर बाहर चले गए, और जब उनकी सीटें खाली हुई तो उनकी सीट्स पर या उनकी बेंच पर आकर नए बच्चे बैठ गए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसे कहते हैं प्रतिस्थापी ठोस विलयन। क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं इसमें। और एक होते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन ऐसे होते हैं कि जो विलायक है ना, जो क्रिस्टलीय ठोस है,
उसके बीच में, उसके कणों के बीच में जो खाली स्थान होते हैं जिसे आप कहते हो अंतरा परमाणुवीय अवकाश, उसमें छोटे छोटे विलेय के कण आ जाते हैं, छोटे छोटे, तो इसे कहते हैं अंतराकाशी। जैसे आप बस में बैठे हुए हो या ट्रेन में हो या कार में हो, और आपके बीच में कोई बच्चा बैठा हुआ है, बड़े बड़े आदमी बैठे, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे छोटे छोटे से बच्चे बैठ गए आके, तो वो होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। क्रिस्टलीय ठोस के अंतराकाश या रिक्तियों में अन्य ठोस के कण आ जाते हैं, ठीक है, जैसे टंगस्टन कार्बाइड WC। चलो अगला देखो जरा, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखो क्या है। अगला टॉपिक है भार प्रतिशत। क्या है? भार प्रतिशत, या आप इसे W/W परसेंटेज कह सकते हो, भार प्रतिशत कह सकते हो, या द्रव्यमान प्रतिशत कह सकते हो, या M/M परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणा 100। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना कि विलायक को हम A से लिखते हैं, विलेय को B से लिखते हैं, और विलयन को लिखते हैं T से। तो क्या फार्मूला हो जाएगा मास परसेंटेज का? विलेय का भार ग्राम में WB, विलयन का भार ग्राम में WT, T माने विलयन, B माने विलेय, गुणा 100। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, और मुझे उम्मीद है इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है उसे आप आसानी से कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन है, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने विलेय का भार दे रखा है 5 ग्राम और विलयन का भार दे रखा है 50 ग्राम, और इन्होंने मास परसेंटेज पूछा है, तो हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला है मास परसेंटेज बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणा 100। विलेय का भार दे रखा था 5 ग्राम, विलयन का भार दे रखा था 50 ग्राम, गुणा 100। कैलकुलेट करा तो आया 10%। W/W लिख दो, या 10% M/M लिख दो। इस तरीके से भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत के ऊपर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत का। 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने विलेय का भार दे रखा है 20 ग्राम, विलायक का भार दे रखा है 180 ग्राम। भाई उन्होंने कहा है पानी में घोला गया, तो विलयन का भार तो निकालना पड़ेगा। विलायक और विलेय के भार को जोड़ दो तो विलयन का भार निकल जाएगा। पानी था 180 ग्राम और ग्लूकोज था 20 ग्राम, तो ये आया विलयन का भार 200 ग्राम। और इन्होंने द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, हमने फार्मूला लगाया मास परसेंटेज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणा 100। विलेय का भार 20 ग्राम है, विलयन का भार जोड़ के कितना आया था 200 ग्राम गुणा 100। कैलकुलेट आया करके 10%। भार प्रतिशत कह दो या द्रव्यमान प्रतिशत कह दो, ठीक है। उसके बाद अगला जो सांद्रता नापने का अगला जो तरीका है उसे हम कहते हैं भार बटे आयतन प्रतिशत या परसेंटेज W/V। इसमें क्या होता है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। 100 ml विलयन यानी विलयन का 100 ml देखना है। इन्होंने क्या रखा है ना, भार बटे आयतन, 100 ml विलयन में कितने ग्राम विलेय है। तो परसेंटेज W/V का फार्मूला ये बनेगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। इसे आप संकेतों में भी लिख सकते हो। ये हो गया विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। जैसे एक न्यूमेरिकल आया, यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो तो विलयन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने विलेय का भार दे रखा है 20 ग्राम और विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml, और पूछा है भार बटे आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करो। तो हम भार बटे आयतन प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। विलेय का भार ग्राम में दे रखा था इन्होंने 20 ग्राम, विलयन का आयतन ml में दे रखा था 500 ml। बस कर लोगे कैलकुलेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है 250 ml विलयन में 50 ग्राम KNO3 घुला है, तो भार बटे आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो इन्होंने विलयन का आयतन दे रखा है 250 ml और विलेय का भार दे रखा है 50 ग्राम। भार बटे आयतन प्रतिशत पूछा है,
फार्मूला लगा दिया, भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन ml में गुणा 100। वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना। ये सांद्रता नापने के सारे तरीके हैं, सांद्रता नापने के बहुत सारे तरीके हमारे कोर्स में, और हमें हर एक तरीका आना चाहिए सांद्रता नापने का। जैसे अगला है आयतन प्रतिशत, या V अपॉन V परसेंटेज, या V परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो आयतन प्रतिशत का मतलब होता है 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा। तो आप देखोगे कि 100 ml विलियन में कितने ml विलेय है। आयतन प्रतिशत का फार्मूला बनेगा विलेय का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में गुणा 100। आप इसे संकेत में भी लिख सकते हो, विलेय का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में गुणा 100। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि 500 ml H2SO4 200 ml विलियन में घुला हो तो आयतन प्रतिशत कितना होगा। तो इन्होंने विलेय का आयतन दे रखा है 50 ml, विलियन का आयतन दे रखा है 200 ml, और आयतन प्रतिशत इन्होंने पूछा है। तो हमने फार्मूला लगाया आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में गुणा 100। विलेय का आयतन ml में 50 ml था, पूरे विलियन का 200 ml था, गुणा 100। कर लोगे कैलकुलेट। तो यदि आपके परिभाषा याद है फिर तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, फिर तो कोई दिक्कत होने की नहीं क्वेश्चन करने में, यदि परिभाषा आपके याद है और सूत्र याद है। देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा, 500 ml जलीय विलयन में 20 ml HCl उपस्थित है, तो आयतन प्रतिशत बताना है। तो विलयन का आयतन 500 ml है, विलेय का आयतन 20 ml है, आयतन प्रतिशत बताना है। तो आयतन प्रतिशत का फार्मूला लगाओ, विलेय का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में गुणा 100, रख दोगे वैल्यू। चलो आगे चल रहे हैं। अब ये हमारे पास सांद्रता नापने का अगला तरीका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन या प्रति 10 लक्स, और इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो किसी विलियन के 10 की घात 6 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, यानी 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है 10 लाख। तो विलियन के 10 लाख भागों में विलेय के कितने भाग उपस्थित हैं। अब चाहे वो आयतन देख लो चाहे वो द्रव्यमान में देख लो, एक ही बात है। तो पीपीएन निकालने के ये फार्मूले हैं। पहला फार्मूला तो ये है, भार के हिसाब से निकाल सकते हो, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में गुणा 10 लाख। 10 की घात 6 का मतलब 10 लाख ही तो होता है। या फिर आप विलेय का भार मिलीग्राम में ले लो और विलियन का भार ले लो किलोग्राम में, फिर 10 लाख से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इनमें उतना ही संबंध आ गया मिलीग्राम और किलोग्राम में। आयतन के हिसाब से भी पीपीएम आप निकाल सकते हो, विलेय का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में गुणा 10 लाख। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि विलेय का भार ले लो मिलीग्राम में और विलियन का आयतन लीटर में ले लो। ऐसा केवल तभी होगा जब आपके पास जलीय विलयन होगा, क्योंकि जलीय विलयन का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। इसलिए ऊपर तो हमने ले लिया द्रव्यमान या भार मिलीग्राम में, और नीचे हमने आयतन ले लिया लीटर में। तो जलीय विलयन में आप उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो किसी पदार्थ के 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित हैं, तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने विलेय का भार दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻³ ग्राम, और विलियन का भार दे रखा है 1 किलोग्राम, जिसे आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, और पीपीएम इन्होंने पूछा है। फार्मूला लगा दिया हमने पीपीएम का, पीपीएम बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में गुणा 10 लाख, यानी 10 की घात 6। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना जरा, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है, तो पीपीएम में सांद्रता बतानी है। तो इन्होंने 5 मिलीग्राम NaCl, विलेय का भार दे रखा है 5 मिलीग्राम, और विलियन का आयतन है 1 लीटर, देखो ये लिखा हुआ है प्रति लीटर। तो पीपीएम में सांद्रता बतानी है। एक फार्मूला मैंने अभी लास्ट वाला सिखाया था, विलेय का भार मिलीग्राम में ले लो और विलियन का आयतन लीटर में ले लो। बस भाई NaCl है, नमक पानी में ही तो घोल रखा होगा, जलीय विलयन का ही तो सवाल है। बस वैल्यू पुट कर दो, आगे आंसर 5 ppm ही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अब टॉपिक क्या है हमारे पास। अगला सांद्रता नापने का जो तरीका है, सांद्रता नापने के ये सारे पद आपको आने बहुत जरूरी हैं।
ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति, जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम प्रति लीटर, नाम से ही पता चल रहा है 1 लीटर में कितने ग्राम हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। फार्मूला हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। तो इन्होंने विलेय का भार दे रखा है 50 ग्राम, विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दी हमने, ये आ गया आधा लीटर। और हमें बताना है स्ट्रेंथ, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, इस न्यूमेरिकल को देखो। इसमें कहा गया है 11 ग्राम नमक 550 ग्राम विलयन में घुला है, विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने दे रखा है विलेय का भार 11 ग्राम, नमक है ना NaCl, और विलयन का भार दे रखा है 550 ग्राम। ठीक है, घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति लीटर, और हमें बताना है, हमें क्या बताना है, स्ट्रेंथ, शक्ति, ग्राम प्रति लीटर। तो इन्होंने विलयन का भार दे दिया, हमें तो विलयन का आयतन चाहिए था ना, इन्होंने दे दिया भार। तो हमें पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। तो आयतन इधर ले जाओ, घनत्व को नीचे ले जाओ। तो विलयन का यदि आयतन निकालना चाह रहे तो द्रव्यमान को किससे भाग कर दो, घनत्व से भाग कर दो। द्रव्यमान और भार एक ही होते हैं केमिस्ट्री में, ध्यान से सुन लो, कभी तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा द्रव्यमान, कभी भार आ जाएगा लिखा हुआ। तो भार था 550 ग्राम और घनत्व था 1.1, तो हमने जब डिवाइड करा तो हमारे पास जो है ना विलयन का आयतन निकल के आया 500 ml, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने कितने से भाग कर दी, 1000 से भाग कर दी, आधा लीटर विलयन है हमारे पास। अब लगा लो आप फार्मूला स्ट्रेंथ का, क्या होगा, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो वैल्यू पुट कर दो बस, विलेय का भार कितना था, ये 11 ग्राम था, और आयतन लीटर में कितना निकला था, आधा लीटर। तो 11, ये ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी 22 ग्राम प्रति लीटर, इसका आंसर है। उसके बाद अगला जो सांद्रता नापने का तरीका है उसे हम कहते हैं नॉर्मलता। क्या कहते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम नॉर्मेलिटी भी कहते हैं, नॉर्मेलिटी। तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है बहुत, इसलिए नॉर्मलता का फार्मूला हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, मात्रक इसका होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, पर जो ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका है वो है भार बटे तुल्यांक की भार। ठीक है, इसलिए हम जो है ना, ये जो विलेय के ग्राम तुल्यांक है इनकी जगह विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार लिखेंगे ऊपर। तो नॉर्मलता हो जाएगी विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार, और बटे में ये पहले से ही था विलयन का आयतन लीटर में, ये विलयन का आयतन लीटर में तो रखना पड़ेगा पहले से ही। संकेत में लिखेंगे तो नॉर्मलता का फार्मूला हो जाएगा ऐसे, WB ग्राम, यानी विलेय का भार ग्राम में, और तुल्यांक की भार को हम EB से लिखते हैं, B माने विलेय का, E माने इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की भार, और विलयन का आयतन लीटर में। तो इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे ये न्यूमेरिकल है, देखो ये न्यूमेरिकल दे रखा है 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इनके पास विलेय का भार 80 ग्राम है और विलेय है NaOH, तो NaOH का तुल्यांक की भार निकाल लिया। तुल्यांक की भार आपको निकालना आता है अणुभार बटे n से। ठीक है, अणुभार बटे n, किसका अणुभार, विलेय का। NaOH, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये आ गया। और NaOH में OH कितने हैं, 1 OH है, इसलिए इसके लिए n का मान कितना होगा, 1 होगा, 40 बटे 1 बराबर 40। तो NaOH का अणुभार भी 40 होता है और तुल्यांक की भार भी 40 होता है, इन चीज़ों को तो याद कर लिया करो आप। विलयन का आयतन 500 ml है, जिसे 1000 से भाग करके लीटर में कन्वर्ट कर लिया, आधा लीटर। नॉर्मलता हमें बतानी है, अब तो नॉर्मलता का फार्मूला लगा दोगे, विलेय का भार ग्राम में बटे तुल्यांक की भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल दे रखा है 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में घुला है, तो नॉर्मलता कितनी होगी। तो इन्होंने दे रखा है विलेय का भार 49 ग्राम, तुल्यांक की भार कैसे निकलेगा, अणुभार बटे
N। अणुभार H2SO4 का कितना होता है 98, और H2SO4 में कितने H हैं 2, इसलिए N की जगह हम लिखेंगे 2। 49 आया इसका तुल्यांकी भार। आयतन दे रखा है 250 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करी, ये आया 1/4 लीटर। नॉर्मलता का फार्मूला लगाओ। विलेय का भार ग्राम में दे रखा है 49 ग्राम, तुल्यांकी भार हमने निकाल लिया 49, विलियन का आयतन लीटर में कितना है 1/4। तीनों की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब ये संबंध आपको पता होना चाहिए, नॉर्मलता और शक्ति में संबंध। एन माने नॉर्मलता, एस माने शक्ति, यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नॉर्मलता का फार्मूला लिख लिया हमने। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। और शक्ति स्ट्रेंथ का फार्मूला लिख दिया, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब आप जो है ना इसे देखो, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में, यहाँ भी विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो हम ये जो ब्लू कलर से मैंने बना रखा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, इसकी जगह एस। तो ये हो जाएगा नॉर्मलता बराबर शक्ति बटे तुल्यांकी भार, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि इनकी दोनों की गुणा कर दो आपस में, शक्ति बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, ये संबंध होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कभी तो नॉर्मलता दे के शक्ति पूछ ली और कभी शक्ति दे के नॉर्मलता पूछ ली, तुल्यांकी भार आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद अगला जो सांद्रता नापने का जो तरीका है वो है मोलरता, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोलरता भी क्या है, इंपॉर्टेंट। मोलरता या मोलरिटी को कैपिटल एम से हम प्रदर्शित करते हैं, और इसका मतलब होता है मोल प्रति लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता का फार्मूला क्या बन जाएगा, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, जिसे कैपिटल एम से भी आप लिख सकते हो। ये जो मोल है ना, ऊपर मोल, मोल निकालने का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो इसलिए हम विलेय के मोल की जगह लिखेंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और नीचे विलियन का आयतन लीटर में था पहले से, अब भी है विलियन का आयतन लीटर में। संकेत में आप ऐसे लिख सकते हो, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। अब देखो न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो आप। ये क्वेश्चन है HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलियन बनाया जाए तो उस विलियन की मोलरता क्या होगी। तो मोलों की संख्या दे रखी है 2, विलियन का आयतन 400 ml है, जिसे 1000 से भाग करके हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। मोलरता इन्होंने पूछी है, तो हमें पता है मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या 2 है, आयतन लीटर में 2/5 है, कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये भी मोलरता का ही न्यूमेरिकल है। 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलियन बनाया गया तो मोलरता कितनी होगी। तो विलेय का भार 20 ग्राम, अणुभार किसका, NaOH का, याद रखा करो 40 होता है NaOH का अणुभार। आयतन कितना, 400 ml विलियन बनाया गया, 1000 से भाग करके इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया। मोलरता पूछी है, फार्मूला लगा दो, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यू है आपके पास। ठीक है बेटे, देखो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। अब जैसे एक ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है एक 0.2 MCaCO3 का 500 ml विलियन बनाने में CaCO3 के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। देखो ये मोलरता ही तो दे रखी है, मोलरता 0.2, CaCO3 का अणुभार कितना दे रखा है, ये तो निकाल लोगे आप। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 है ऑक्सीजन 16 वाले, 100 होता है अणुभार कैल्शियम कार्बोनेट का। इन्हें याद भी कर लिया करो, जिससे एग्जाम में आप सीधा लिख दो। विलियन का आयतन दे रखा है इन्होंने 500 ml, जिसे 1000 से भाग करके हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इन्होंने पूछा कितने ग्राम चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी विलेय का भार ग्राम में हमें निकालना है। ठीक है, देखो कितने ग्राम की आवश्यकता होगी CaCO3 के। फार्मूला लगाया, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। हमें ये निकालना है, ये विलेय का भार ग्राम में निकालना है, तो इन तीनों की तो गुणा हो जाएगी फिर।
तो विलेय का भार ग्राम में निकालना है तो m गुणा MB गुणा VT, वैल्यू पुट कर दो तीनों की, आ जाएगा आंसर। ये कर रखी वैल्यू पुट यहाँ। तो 10 ग्राम चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। कितना चाहिए? 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलियन में घुला है तो विलियन की मोलरता बताओ। भाई इन्होंने जो है विलेय का भार दे रखा है 5.85 ग्राम, अणुभार NaCl के हिसाब से हमने निकाल लिया 58.5। 200 ml विलियन है, विलियन का आयतन इन्होंने दे रखा है ml में, हमने 1000 से भाग करके उसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया। मोलरता इन्होंने पूछी है, फार्मूला लगाया, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। तीनों चीज हमारे पास है, वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। चलो इसे देखो, मोलरता व शक्ति में संबंध। ये मोलरता को m से लिखते हैं, शक्ति को s से। जैसे नॉर्मलता और शक्ति में संबंध निकाला था, ऐसे ही मोलरता और शक्ति में संबंध होता है। मोलरता का फार्मूला लगा दिया हमने, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। और शक्ति का फार्मूला लगा दिया, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब आप एक काम कर लो, देखो विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में, और यहाँ भी देखो विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? s। तो ये हो जाएगा मोलरता तो ज्यों की त्यों है, और इसकी जगह आ गया s, और अणुभार ज्यों का त्यों है। तो मोलरता बराबर शक्ति बटे अणुभार, या फिर इन दोनों की गुणा कर दो। शक्ति बराबर मोलरता गुणा अणुभार। ठीक है, ये संबंध होता है। नेक्स्ट देखो, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, ध्यान से समझ लेना। नॉर्मलता का फार्मूला लिखा, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। फिर मोलरता का लिखा फार्मूला, और फिर हमें पता है इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास ऊपर तो बचा नॉर्मलता बटे मोलरता, ये तो बचे यहाँ, और यहाँ बचा 1/EB, और यहाँ बचा 1/MB, यानी तुल्यांकी भार और अणुभार। ये तो नीचे आ जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अणुभार और तुल्यांकी भार का जो अनुपात होता है उसे ही हम n कहते हैं। तो आप इसे इधर गुणा कर दो ना, इसकी नॉर्मलता बराबर n गुणा अणुभार। n का मतलब क्या है? अम्लता भी हो सकता है, क्षारकता भी हो सकता है, आवेश भी। ठीक है, क्षार की तो होती है अम्लता, अम्ल की होती है क्षारकता, और लवण का होता है आवेश। इन तीनों का मतलब ही, इन तीनों को ही हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। जैसे यहाँ समझाने के लिए ये बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान लो आपके पास एक पदार्थ है, उसका n देखना। HCl में एक H है तो इसके n का मान 1 है। H2SO4 में 2 हैं तो इसके लिए n का मान 2 है। इसमें 3 H है, इसके लिए n का मान 3 है। NaOH में एक OH है तो n का मान 1 है। इसमें OH कितने हैं? 2, तो n का मान 2 है। इसमें OH 3 है तो इसके लिए n का मान 3 है। इसके ऊपर एक इकाई धनावेश या एक इकाई ऋणावेश है तो इसके लिए n का मान 1 है। इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश होता है ना कैल्शियम के ऊपर, और दोनों Cl के ऊपर एक एक इकाई ऋणावेश है, तो धनावेश भी 2 इकाई या ऋणावेश भी 2 इकाई, या तो धनावेश देख लो या तो ऋणावेश देख लो लवण में से। ठीक है, और ध्यान ये रखना है, देखो नोट, यदि n बराबर 1 यानी मोनोबेसिक एसिड है कोई, या मोनो एसिडिक बेस है, तो उसकी नॉर्मलता और मोलरता हमेशा बराबर होती है, और क्योंकि उसका तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि NaOH का अणुभार भी कितना होता है? 40, और NaOH का तुल्यांकी भार भी कितना होता है? 40। यही तो बताया था। चलो अगला टॉपिक है मोलैलता। मोललता इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत। मोलैलिटी, स्मॉल m से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल घुले हुए हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोललता निकालने का फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, मात्रक होता है इसका मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, पर आप मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हो? मोलों की संख्या निकाल सकते हो भार बटे अणुभार से। तो ऊपर हम लिख देंगे मोललता के फार्मूले में
जो विलेय के मोल है ना उनकी जगह लिख देंगे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का भार किसमें, किलोग्राम में। तो मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार बटे अणुभार से। तो मोललता क्या हो जाएगी, विलेय का भार, संकेत में लिख सकते हो ऐसे, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। ध्यान रखना विलायक का भार लेना है, विलयन का नहीं लेना। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन का की मोललता बताओ। तो इन्होंने विलेय का भार दे रखा है 2.5 ग्राम और अणुभार एसिटिक एसिड, इसका निकाल लोगे अणुभार कितना आएगा निकल के 60। यूरिया का भी 60 होता है, एसिटिक एसिड का भी 60 होता है। विलायक का भार 75 ग्राम, 1000 से भाग कर दिया किलोग्राम में बदलने के लिए। मोललता का फार्मूला लगा दिया, विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया तो मोललता कितनी होगी। विलेय का भार दे रखा है 10 ग्राम, अणुभार आप NaOH का याद ही कर लोगे 40 होता है, चाहे जोड़ के निकाल लो। विलायक का भार दे रखा था 500 ग्राम, 1000 से भाग कर दिया किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। मोललता इन्होंने पूछी है, मोललता का फार्मूला लगा दो, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। तीनों चीज आपके पास है, ये रही तीनों चीज, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला सांद्रता नापने का तरीका जो है, या सांद्रता का जो अगला पद है वो है मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। इसे अणु भिन्नांक या मोल अंश या मोल भिन्न भी कहते हैं। इसे इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और इसे एक्स की तरह लिख देते हैं हम जल्दबाजी में। तो किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यदि आपको A का मोल प्रभाज निकालना है, पता है ना A किसे कहते हैं, विलायक को, तो A के मोल बटे कुल मोल। विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोल बटे कुल मोल। यदि आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल बटे कुल मोल। मात्रक इसका कुछ होता नहीं है क्योंकि ये अनुपात है A की भौतिक राशि का, संख्या का। एक चीज ध्यान ये रखनी है कि किसी भी विलयन में जितने भी घटक होते हैं, जैसे मान लो विलायक और विलेय है, तो विलायक और विलेय के मोल प्रभाजों का योगफल हमेशा एक आता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज बताओ। तो इधर तो हमने लिख लिया NaOH का हिसाब और इधर लिख लिया जल का। तो इन्होंने NaOH विलेय है, जल विलायक है, इसलिए इसके ब्रैकेट में B लिखा, उसके ब्रैकेट में A लिखा हमने। तो इन्होंने जो है विलेय का भार दिया 40 ग्राम और अणुभार भी 40 होता है NaOH का, आपके याद है। तो हमने मोल निकाल लिए भार बटे अणुभार से। कितने मोल आए, 1। पानी के बारे में क्या दिया, भार है 90 ग्राम, अणुभार पानी का कितना होता है 18, इसे भी याद कर लो। तो मोल निकाल लो पानी के, भार बटे अणुभार, ये हो जाएंगे 5 मोल। तो हमने इसके भी मोल निकाल लिए, विलेय के विलायक के भी निकाल लिए मोल। पहले तो दोनों का भार लिखा, फिर दोनों का अणुभार लिखा, फिर दोनों के मोल निकाल लिए भार बटे अणुभार से। फिर आपको निकालने हैं कुल मोल, ठीक है। 1 + 5 = 6। अब मान लो आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोल तो ऊपर लिख लो, बटे में लिख लो कुल मोल। विलेय के मोल कितने थे, 1, और कुल मोल कितने थे, 6, ठीक है ना। और यदि इसका मोल प्रभाज निकालना है पानी का या विलायक का, तो विलायक के मोल ऊपर लिखो, बटे में कुल मोल, 5/6 आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। इन्होंने कहा है NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज 0.08 है, तो जल का मोल प्रभाज बताओ कितना होगा। हमें जो है इन्होंने विलेय का मोल प्रभाज दे दिया और विलायक का पूछ लिया। हमें पता है विलायक और विलेय के मोल प्रभाजों का योगफल कितना होता है, 1। विलायक का मोल प्रभाज हमें बताना है, विलेय का हमें पता है बराबर 1। तो ये चीज़ तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी नहीं, तो विलायक का मोल प्रभाज 1 में से इसे घटा दो आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 93% H2SO4 विलियन भार बटे आयतन दिया है, यानी 93 ग्राम घुला हुआ है एक 100 ml में। देखो लिखा है ना भार बटे आयतन। एक 93% H2SO4 विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए यदि विलियन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो यहाँ जो है, यहाँ तो हमारे पास है विले, बी हमने लिख दिया, ये विलायक है H2O, ए लिख दिया, यहाँ विलियन है। तो 93% दे रखा, तो इसका मतलब इसका भार दे रखा था 93 ग्राम, और विलियन का आयतन है 100 ml। ये चीज़ हमने वहाँ से लिखी, 93% H2SO4 भार बटे आयतन, ये 93 ग्राम है, वो इतना है। अणुभार आपको पता है H2SO4 का 98 होता है, ठीक है। ये दो चीज़ यहाँ नोट कर लिया आपने। उसके बाद इन्होंने घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति ml। तो आपको पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा, भार कैसे निकलेगा, इन दोनों की गुणा कर दो आपस में, घनत्व की आयतन से, तो भार निकल जाएगा। घनत्व हमारा इतना है, आयतन इतना है, तो हमारे पास पूरे विलियन का भार आ गया। तो ये तो भार किसका है, विले का, और ये भार किसका आया, विलियन का। तो अब आप एक काम करो, विलायक का भार निकालना ना, तो पूरे विलियन के भार में से इसका विले का घटा दो। तो वो कितना था, पूरे विलियन का 184, और विले का कितना था 93, घटा 91 ग्राम आपके पास क्या है, पानी। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग कर दो, 1000 से। अब फार्मूला लगा दो आप मोललता का। मोललता का फार्मूला क्या होता है, विले का भार ग्राम में बटे विले का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। वैल्यू पुट कर दो, सारी चीजें आपके पास। चलो इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन में कहा गया है 96% H2SO4 द्रव्यमान बटे आयतन, यानी 96 ग्राम 100 ml में का अपेक्षित घनत्व 1.84 है, तो मोललता कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे क्या, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। चलो आगे चलो। ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये बार बार आता है बोर्ड एग्जाम में, बार बार। ये क्वेश्चन दे रखा है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो सिरे की मोललता बताओ कितनी होगी। सिरे की हमें क्या बतानी है, मोललता बतानी है। तो चीनी यहाँ लिख ली, विलायक यानी जल यहाँ लिख लिया, और यहाँ पूरा विलियन है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा। देखो भाई, तो इन्होंने कहा है 214.2 ग्राम, 214.2 ग्राम जो है ना, पूरे विलियन का भार है। चीनी का सिरा का मतलब पूरा विलियन, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो इन्होंने विले का भार दे रखा है ये, ठीक है। क्लियर बात। चीनी का अणुभार 342 होता है, आप जोड़ के निकाल सकते हो। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। आपको करना क्या है, विलायक का भार निकालने के लिए पूरे विलियन के भार में से इसका चीनी का घटाना पड़ेगा। पूरा विलियन 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम गया, 180 ग्राम आया पानी का भार। और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। मोललता का फार्मूला लगा दो, विले का भार ग्राम में, ये रहा विले का भार ग्राम में, विले का अणुभार, ये रहा विले का अणुभार, विलायक का भार किलोग्राम में, ये रहा विलायक का भार किलोग्राम में। सारी चीज़ें आपके पास, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है मोललता कितनी होगी जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। मोललता पूछी है, विलायक का भार दे रखा है 440 ग्राम, जिसे 1000 से भाग करके किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। विले का भार है 20 ग्राम, दे रखा है 20 ग्राम। NaOH का सवाल है, तो अणुभार कितना है 40। फार्मूला लगाओ, मोललता बराबर विले का भार ग्राम में, विले का भार ग्राम में, ये रहा अणुभार, ये रहा विलायक का भार किलोग्राम में, ये रहा किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया था हमने। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा।
चलो अगला न्यूमेरिकल देखो जरा। अगला न्यूमेरिकल है H2O में C2H5OH का 1,46,46% W/W है, यानी 46 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है। तो एल्कोहल व H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो इधर तो लिखा हमने एल्कोहल यानी विले बी, इधर लिखा जल यानी विलायक ए, और इधर टी माने विलियन। तो इन्होंने कहा है 46%। तो विले का भार है 46 ग्राम और विलियन है 100 ग्राम, इसलिए लिखना पड़ा था यहाँ विलियन टी। तो आप जब इसका निकाल लोगे तो 100 में से 46 को घटा के ही तो निकाल लोगे। पानी कितना है 54 ग्राम है, ये 46 ग्राम है वो 54 ग्राम है। अणुभार निकाल लो इसका जोड़ के, C2H5OH का 46 आ गया। इसका अणुभार पानी का सबको याद ही है 18। तो दोनों का भार पता चल गया, दोनों का अणुभार पता चल गया। तो इसके मोल निकाल सकते हो भार बटे अणुभार से, निकाल लिए मोल इतने आए। और पानी के मोल निकाल लो भार बटे अणुभार से, निकाल लिए इतने आए। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, कुल मोल निकाल लो कितने आए, 1 + 3 4 आए। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है, जैसे आपको इसका निकालना है विले का मोल प्रभाज निकालना है। विले क्या है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल। तो विले के मोल बटे कुल मोल, ये आ गया। और यदि इसका मोल प्रभाज निकालना है पानी का, तो पानी के मोल बटे कुल मोल। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, उत्तर की जांच करना चाहते हो दोनों को जोड़ के देख लो, एक आना चाहिए। यदि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या जोड़ने पर उनका योगफल 1 आता है तो समझ जाओ आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक H2SO4 विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें H2O का मोल प्रभाज 0.85 है। मोल प्रभाज 0.85। तो इन्होंने कहा एक H2SO4 विलयन की मोललता की गणना करनी है। ये तो पानी है और ये H2SO4 है। पानी विलायक है, H2SO4 विलेय है। H2O का मोल प्रभाज दे रखा है 0.85। तो मोल प्रभाज का मतलब इसके मोल बटे कुल मोल ही तो है। तो इसका मोल प्रभाज है 0.85। अणुभार पानी का होता है 18। और आपको इसका मोल प्रभाज निकालना है H2SO4 का, तो आप 1 में से उसका घटा दो, क्योंकि दोनों का योगफल तो 1 है ना। 1 में से 0.85 घटा दो, ये आ गया इसका मोल प्रभाज। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद रखना बेटे, नया फार्मूला है। ये सिखाया था मैंने आपको जब फ्रेश लेक्चर लिया था, कि जब भी आपको मोललता निकालनी हो तो विलेय का मोल प्रभाज बटे विलायक का मोल प्रभाज, और यहाँ लिखना है विलायक का अणुभार, पानी का 18 होता है ना, और गुणा 1000। इस फार्मूले को याद रखना, बहुत काम आएगा ये। वैसे मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन ये। यदि आप इस फार्मूले को याद रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा बस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला देखो, यहाँ कहा गया है वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। वाष्प दाब या वेपर प्रेशर मैंने आपको बताया था कि जब किसी बंद बर्तन में हम द्रव को गर्म करते हैं और उसके ताप को स्थिर कर देते हैं, तो क्या होता है, जिस समय वाष्पन और संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं उसे हम कहते हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था। उस समय ये जो वाष्प है वो द्रव की सतह पर जितना दाब लगाती है ना, उस दाब को ही हम कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, द्रव का वाष्प दाब। क्लियर होगी बात। अभी इसे और डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक और परिभाषा मैंने वाष्प दाब का बताया था कि यदि खुले बर्तन में आपके पास पानी है, तो आपको पता है पानी या द्रव जो भी है, तो इसके अणु ब्राउनी गति कर रहे होंगे। ब्राउनी गति करते समय ये स्वतंत्र तल पर भी टक्कर मार रहे होंगे, वाष्प में बदलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो स्वतंत्र तल पर टक्कर मारकर वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित करते हैं उसे ही कहते हैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। पर ये बाहर इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि ऊपर से क्या लगता है, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप उसे वायु दाब भी कह सकते हो। अच्छा एक बात ये भी है, इस नोट को देखो, किसी द्रव में ब्राउनी गति करते समय द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करते हैं उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। एक बात और भी है, वाष्प दाब होने पर भी द्रव के बहुत कम अणु वाष्पित होते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब का विरोध करता है। वायुमंडलीय दाब क्या करता है, वाष्प दाब का विरोध। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, द्रव की प्रकृति। भाई यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा ना, तो ऐसे द्रव का वाष्प दाब कम होगा।
और यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा कम, तो द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो वेग ज्यादा होगा, वेग ज्यादा होगा तो वे तेजी से टक्कर मारेंगे स्वतंत्र तल पर, और स्वतंत्र तल पर तेजी से टक्कर मारेंगे तो हम कहेंगे, तो ऐसे द्रव का वाष्प दाब ज्यादा होता है जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो, और ऐसे द्रव का वाष्प दाब कम होता है जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो। क्लियर बात। दूसरा जो फैक्टर है वो है ताप। दूसरा फैक्टर है ताप। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वेग भी बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो वे तेजी से टक्कर मारते हैं स्वतंत्र तल पर, जिसकी वजह से वाष्प दाब बढ़ जाता है ताप बढ़ने से। ठीक है। उसके बाद है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। मान लो आपके पास एक विलयन है, उस विलयन में दो द्रव हैं ए और बी, दोनों द्रव हैं ए और बी। तो यदि आप इस पूरे विलयन का वाष्प दाब कुल निकालना चाहते हो तो कुल वाष्प दाब इन दोनों विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। इनके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है कुल वाष्प दाब। ठीक है। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्रव द्रव विलयन के लिए, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में आपने दो द्रव भर रखे हैं ए और बी। द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है और दूसरे द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी है। द्रव ए का मोल प्रभाज एक्स ए है और द्रव बी का मोल प्रभाज एक्स बी है। तो राउल्ट ने बताया किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है और घटक बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी है। माना घटक ए का मोल प्रभाज एक्स ए है और घटक बी का मोल प्रभाज है एक्स बी। तो राउल्ट के अनुसार क्या बताया राउल्ट ने कि घटक ए का आंशिक वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती होगा घटक ए के मोल प्रभाज के, और अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के जब हम बराबर का निशान लगाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा पी ए नॉट, जिसे कहते हैं घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है। इसी तरीके से घटक बी का यदि आप आंशिक वाष्प दाब निकालना चाहते हो तो वो अनुक्रमानुपाती होता है घटक बी के भी मोल प्रभाज के। यहाँ भी अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के जब बराबर का निशान लगाते हैं तो कांस्टेंट लगता है पी बी नॉट, जिसे हम कहते हैं बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो हम घटक ए का वाष्प दाब यदि निकालना है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए से निकलेगा, और घटक बी का आंशिक वाष्प दाब निकालना है तो निकलेगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी से। तो इसलिए कुल वाष्प दाब कैसे निकलेगा भाई, कुल वाष्प दाब आपको निकालना है तो निकलेगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी ए की जगह क्या लिखोगे पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की जगह क्या लिखोगे पी बी नॉट एक्स बी। फिर इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए राउल्ट के नियम का। इसमें हमने क्या लिया, एक्स अक्ष पर तो लिया मोल प्रभाज, घटक ए का मोल प्रभाज 1 से लेके 0 तक गया और घटक बी का मोल प्रभाज 0 से लेके 1 तक गया। मोल प्रभाज 0 से और 1 तक ही जाता है, किसी भी घटक का मोल प्रभाज 1 से ज़्यादा नहीं होता। किसी भी घटक का मोल प्रभाज 1 तब होता है जब आपने बर्तन में सिर्फ उसी घटक को या एक ही चीज को भर रखा है बस शुद्ध अवस्था में। तो घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है पी ए नॉट और घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है पी बी नॉट। तो ए के लिए जो ग्राफ आता है वो पी ए नॉट से 0 तक जाता है, ये होता है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और बी के लिए जो जाता है वो 0 से लेके पी बी नॉट तक जाता है, 0 से लेके कहाँ तक पी बी नॉट तक, 0 से लेके पी बी नॉट तक जाता है। क्लियर बात। तो ये तो है ए का पी ए इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये बी का है पी बी इजिकल टू पी बी नॉट एक्स बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में भी दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। पी ए नॉट से पी बी नॉट तक हमने सरल रेखा खींच ली, ये होता है पूरे विलयन का कुल वाष्प दाब। पी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी आप लिख सकते हो, और पी ए की जगह क्या लिख सकते हो, पी ए की जगह लिख सकते हो पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की जगह लिख सकते हो पी बी नॉट एक्स बी। तो ये ग्राफ सब बच्चों को बनाना आना चाहिए, एग्जाम में आने के इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आते हैं राउल्ट के नियम की सीमाओं पर। राउल्ट के नियम की पहली शर्त यह है कि केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरी शर्त, एनटीपी पर दोनों द्रव अवाष्पशील होने चाहिए जब काम करेगा। नंबर 3, विलय विलायक में घुलनशील, संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए, घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं।
दो द्रव निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन बनाते हैं। पहली परिस्थिति, जब दोनों की संरचना समान हो। नंबर 2, जब दोनों के अणुओं का आकार समान हो। नंबर 3, जब दोनों के अणुओं के बीच आकर्षण बल समान हो, तभी में आदर्श विलयन बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है बेंजीन और टोलुइन, ये दोनों आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं, यानी इन दोनों का मिश्रण राउल्ट के नियम का पालन करता है। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, ये मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? आदर्श विलयन। फिर हम बात करेंगे आदर्श विलयन का लक्षण या आदर्श विलयन के लक्षण। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इनमें डेल्टा एच मिश्रण 0 होता है, सिखाया था ना डेल्टा एच मिश्रण क्या होता है। डेल्टा वी मिश्रण भी 0 होता है। ए के बीच जो आकर्षण है उतना ही बी के बीच आकर्षण होता है, उतना ही ए और बी के अणुओं के बीच आकर्षण होता है। और आदर्श विलयन के लिए मिश्रण का डेल्टा एस मिश्रण कितना होता है? 0 से बड़ा, यानी एंट्रोपी परिवर्तन 0 से ज़्यादा होता है। फिर हम बात करेंगे अनादर्श विलयन की। आपको पता है अनादर्श विलयन वो विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। और अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन दिखाने वाले और एक ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले। तो यदि कोई पूछता है अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। लक्षण, इनके लिए पी ए बराबर नहीं होता पी ए नॉट एक्स ए के, और पी बी नॉट इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिश्रण नॉट इक्वल्स टू 0। ए के बीच आकर्षण बराबर नहीं होता बी के बीच आकर्षण के, और ये बराबर नहीं होता ए और बी के बीच आकर्षण के। फिर हम बात करेंगे अनादर्श विलयनों के प्रकार। अभी मैंने बताया कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन, और एक होते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन। इन दोनों में आपको बिल्कुल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो धनात्मक विचलन दिखाने वाले कौन से हैं? धनात्मक विचलन दिखाने वाले कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलो 1 मिनट रुको जरा। धनात्मक विचलन दिखाने वाले और ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक होता है। पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। जबकि इसमें क्या होगा? प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से कम होता है। पी ए इज स्मॉलर देन पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज स्मॉलर देन पी बी नॉट एक्स बी। दूसरा डिफरेंस, ए बी के बीच जो आकर्षण है वो कम होगा ए के बीच आकर्षण से। ए बी के बीच आकर्षण है वो बी के बीच आकर्षण से भी कम होगा। इसमें क्या होगा? ए बी के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा ए के बीच आकर्षण से, और ए बी के बीच आकर्षण बी के बीच आकर्षण से भी ज़्यादा होगा। तीसरा, P इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और यहाँ P इज स्मॉलर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। चौथी बात, डेल्टा एच मिश्रण ज़्यादा होगा 0 से, और यहाँ डेल्टा एच मिश्रण कम होगा 0 से। यहाँ डेल्टा वी मिश्रण बड़ा होगा 0 से, यहाँ डेल्टा वी मिश्रण छोटा होगा 0 से। एग्जाम्पल, जैसे CH3COCH3 में C2H5OH मिला दिया, और यहाँ जैसे पानी में HCl मिला दिया। तो आप एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कम से कम याद रखना। और ये दोनों ग्राफ हैं, देखो धनात्मक विचलन वाले ग्राफ में क्या होता है, ये ए का ग्राफ है, इसे भी ऊपर को बनाना, बी के ग्राफ को भी ऊपर को बनाना, और कुल जो ग्राफ है उसे भी ऊपर को बनाना। जबकि ऋणात्मक विचलन में ए के ग्राफ को भी नीचे को बनाना, बी को भी, और कुल ग्राफ को भी नीचे को बनाना, कुल दाब को। याद रखोगे? उसके बाद है स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण, दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है
तथा जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ये अनादर्श विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, मतलब जिनका क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांकों से ज्यादा होगा, इनका क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक होता है। ये ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन से बनते हैं। एग्जाम्पल HNO3 और H2O, यदि इतने इतने % इस अनुपात में ले लिया ना, तो उच्चतम क्वथनांक वाला आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होगा इन दोनों घटकों का। और ऐसा ही होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है, इनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांकों से क्या होता है, कम। धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयनों से ये बनते हैं। जैसे C2H5OH तो ले लो 95.5%, और H2O इसमें ले लो 4.5%। तो क्या होगा, न्यूनतम क्वथनांक इस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो दोनों के क्वथनांकों से क्या होगा, कम होगा। अब हम बात करते हैं विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये सारे अणु संख्या गुणधर्म हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वाष्प दाब का मतलब क्या होता है। वाष्प दाब का मतलब आपको बता दिया मैंने क्या होता है। वाष्प दाब अभी थोड़ी देर पहले भी रिवाइज करा हमने। आपको ध्यान यह रखना है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को आप घोलते हो तो कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है। इसलिए कण का वेग भी घटता है, और कण का वेग घटता है तो वाष्प दाब भी घटता है, और इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है और विलयन का वाष्प दाब है PS, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, P - PS, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, P - PS/P। ठीक है। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ऐसे ही तो निकलता है P - PS/P, और विलेय के मोल प्रभाज को हम XB से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा P - PS/P इज टू मोल प्रभाज का फार्मूला लगाओ, विलेय के मोल बटे कुल मोल। जहाँ P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, Na क्या है, विलायक के मोल हैं, और Nb विलेय के मोल हैं। A और B और T तो आपको पता ही है क्या होते हैं। पर आपको ध्यान इसमें यह रखना है कि किसी तनु विलयन के लिए जो विलेय के मोलों की संख्या है वे बहुत कम होती हैं विलायक के मोलों की संख्या से। तो Na + Nb को आप Na ही लिख सकते हो, Nb को यहाँ छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत कम है Na के मुकाबले Nb। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P - PS/P इज टू विलेय के मोल बटे कुल मोल की जगह केवल विलायक के मोल लिखे हैं, प्लस Nb भी तो था यहाँ, उसे हमने छोड़ दिया। तो अब क्या फार्मूला आया हमारे पास, फार्मूला आया P - PS/P इज टू विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। विलेय के मोल कैसे निकलेंगे, भार बटे अणुभार से, और विलायक के मोल भी भार बटे अणुभार से निकलेंगे। तो इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आता है पेपर में, राउल्ट के नियम के ऊपर। ठीक है, जैसे इस न्यूमेरिकल को देखो, ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कहा गया है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघटित ठोस को 42 ग्राम विलायक में जिसका अणुभार 84 है में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार बताओ। तो यहाँ तो हमने लिख लिया विलायक, और यहाँ लिख लिया विलेय, और यहाँ लिख लिया विलयन। तो इन्होंने विलायक का दाब दे रखा है 0.416 बार। ठीक है, और कितना है ये, 42 ग्राम है, ये दे रखा 42 ग्राम है विलायक यानी पानी। और अणुभार विलायक क्या है, अणुभार ये दे रखा विलायक का 84, पानी नहीं है, अणुभार 84।
विलेय कितना है 0.5 ग्राम, कितना है वो दे रखा 0.5 ग्राम अवाष्पशील, और इस विलेय का अणुभार हमें बताना है, और पूरे विलयन का वाष्प दाब है 0.414। तो हम फार्मूला लगाएंगे P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। और हमारे पास जो है इसमें सिर्फ ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ है, तो सबकी वैल्यू पुट करो ये तो निकल ही जाएगा। ये सॉल्व हो रहा पूरा क्वेश्चन। अगला देखो जरा, क्वेश्चन देखो ध्यान से। इन्होंने कहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर Hg है। तो ये लिख दिया हमने, जल का वाष्प दाब 17.535। ये तो जल है विलायक, ये हमारा विलेय है ग्लूकोज, और ये विलयन है T। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कितना दे रखा है 25 ग्राम, तो ग्लूकोज का अणुभार तो निकाल लोगे 180 होता है, वो 450 ग्राम जल में, तो जल का भार यह दे रखा 450 ग्राम, और अणुभार जल का कितना होता है 18। 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने जो पूछा है ना, वो जल नहीं पूरे विलयन का वाष्प दाब बताना है हमें। फार्मूला लगाया P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू, हमें जो है ना सिर्फ ये निकालना है, ये और सारी चीज़ है हमारे पास, सारी वैल्यू पुट कर दो, ये निकालना सिर्फ, ये निकालना सिर्फ, ठीक है। इसे निकालना है, इसे निकालना है, इसे निकालना है, और ये यहाँ निकल गया हमारा। लो ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट, समझा रखा आपको, ये रिवीजन लेक्चर है। चलो देखो, 20 डिग्री सी ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को, तो ये विलेय है, इसके 10 ग्राम बताए इन्होंने, जल है पानी में घोल रखा, और ये विलयन है। 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में, तो हमने जल का भार 100 ग्राम लिख दिया, अणुभार जल का होता है 18। विलेय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm है। ये पूरे विलयन का वाष्प दाब आ गया। Hg से घटकर 17.235, ओहो, इसका मतलब ये है कि पानी का वाष्प दाब पहले इतना था, और घटकर फिर कितना हो गया 17.235 हो गया, हो जाता है। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, इसका अणुभार बताना है हमें। सिर्फ ये चीज़ नहीं है हमारे पास, ये चीज़ और सारी चीज़ है, रख दोगे वैल्यू, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 500 ग्राम जल, ये लिख लिया 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज, ये सुक्रोज लिख दिया 50 ग्राम, अणुभार पानी का इतना होता है और सुक्रोज का 342, चीनी का याद रखना, ये लिख दिया इन्होंने ब्रैकेट में 342 के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। वाष्प दाब में अवनमन पूछा इन्होंने डेल्टा पी, जिसे P माइनस पी एस कहते हैं। यदि 25 डिग्री सी पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 है, शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है 23.8 मिलीमीटर। तो हमने फार्मूले में सिर्फ एक चीज सिर्फ आपको ये निकालना, इसकी जगह आपने डेल्टा पी रख दिया, बस डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा पी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री सी पर यूरिया के भारानुसार 6%। तो यूरिया है हमारे पास 6 ग्राम, भारानुसार है, तो इसका मतलब 6 ग्राम ये है, पूरा विलयन 100 ग्राम होगा, 100 में से 6 गए, 94 ग्राम आपके पास पानी है। अणुभार यूरिया का पूछा है, वैसे हमारे याद है 60 होता है, इसका अणुभार होता है 18। जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 मिलीमीटर है, तो ये पूरे विलयन का वाष्प दाब PS दे दिया। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार हमें बताना है MB। 30 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब 31.70 है, जल का वाष्प दाब ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें ये बताना है, बाकी सारी चीज़ है, ये बताना है अणुभार। अणुभार को हम कैलकुलेट करेंगे, अणुभार को, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं द्रव का क्वथनांक। याद रखोगे,
और अब दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म हमारे पास है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यह बात तो अभी बता दी हमने। जब किसी विलायक में आप अवाष्पशील विलेय को घोलते हो ना, तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है, इसलिए वाष्प दाब भी घट जाता है और इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है। जब वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक तो ज्यादा होगा ही, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी हो और विलयन का क्वथनांक हो टीएस, तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा टीएस माइनस टी, जिसे डेल्टा टी से आप लिख सकते हो। एक बात ध्यान रखना, विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, यानी डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती मोललता। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। देखो, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक या केबी या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे केबी कहते हैं। इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो फार्मूला ध्यान रखना है, मोललता बराबर 1000 केबी डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां एम क्या है, विलेय का अणुभार, जिसे आप एम बी से भी लिख सकते हो। के क्या है, के को के बी लिख सकते हो, मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, डेल्टा टी क्वथनांक में उन्नयन है और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, जिसे डब्ल्यू ए से भी आप लिख सकते हो। फिर ऐसा ही होता है आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, इसे के एम से लिखते हैं हम। तो वहां तो था 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम भी तो कह सकते हो। वहां 1000 ग्राम था, यहाँ 100 ग्राम है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फार्मूले में वहां 1000 था, यहाँ आ गया 100, बस यही डिफरेंस है। वहां 1000 था, यहाँ 100 आ गया। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, बहुत आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। 3 ग्राम यूरिया को, तो इन्होंने यूरिया का भार दे रखा है 3 ग्राम, 100 ग्राम जल में, जल का भार दे रखा है 100 ग्राम, घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो इन्हें बताना है डेल्टा टी कितना होगा। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 है, के भी दे रखा है इन्होंने 0.52 ये दे रखा। तो हमें अणुभार तो यूरिया का पता है 60 होता है, और हमें इस बात का भी पता है डेल्टा टी कैसे निकलता है, टी एस माइनस टी से, टी एस और टी शुद्ध जल का कितना होता है 100 डिग्री सी। तो आपको सिर्फ टी एस निकालना है। तो m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, सारी चीज़ें आपके पास। आपको डेल्टा टी निकालना है, इसलिए इसे हम इधर लेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू, यह फार्मूला बन जाएगा। डेल्टा टी कैलकुलेट करते करते यहाँ तक आ गया आप, ठीक है। तो इन्होंने कहा है जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक कितना बढ़ा, 0.26 बढ़ा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इन्होंने कहा 9 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का भार दे रखा है 9 ग्राम, 500 ग्राम जल में, जल का भार दे रखा है 500 ग्राम, घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। विलयन का क्वथनांक बताना है टीएस, और शुद्ध जल का हमें पता है 100 डिग्री सी होता है। और इन्होंने साथ में ये दे दिया केबी, केबी कितना दिया 0.52। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, ये हमारे याद होना चाहिए। तो हमें बताना है यहाँ टीएस। टीएस बताने के लिए डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टीएस माइनस टी। हमें सिर्फ इसमें टीएस बताना है, बाकी सारी चीज़ है आपके पास, कर लोगे कैलकुलेट। चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या था, ये तो होमवर्क में दिया था। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक इतना पाया गया। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की गणना कीजिए, ठीक है। देखो ये है वो क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था, कर लोगे इसे। 0.51। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक यौगिक के 4.18 ग्राम को, तो इन्होंने ये भार दे रखा है 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में, जल का भार दे रखा है 240 ग्राम,
240 ग्राम जल में घोलने पर 1 एटीएम पर विलयन का क्वथनांक 100.56 डिग्री सी है। तो ये दे रखा है टीएस 100.56 डिग्री सी। तो यौगिक के अणुभार की, जल का तो पता है शुद्ध जल का 100 डिग्री सी होता है, यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। तो हमें यौगिक का क्या बताना है, अणुभार। तो अणुभार के लिए तो फार्मूला है ही है, सारी चीजें आपके पास, वैल्यू रखो क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अणुभार निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये किसी बच्चे ने पूछा था। चलो अगली बात करते हैं। जो अगला अणु संख्या गुणधर्म है वो है हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहली बात तो यह है, हिमांक किसे कहते हैं, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक। और अब हिमांक में अवनमन का क्या मतलब है, यहाँ से सीखेंगे। आपके पास कोई विलायक है, उसमें अवाष्पशील विलेय आपने मिला दिया, तो ऐसा करने पर कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और कणों की संख्या बढ़ जाएगी इसलिए हिमांक घट जाएगा। इस घटना को ही हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टी है ना, और विलयन का हिमांक टी एस है, तो हिमांक में अवनमन होगा टी माइनस टी एस। और ये भी ध्यान रखना है कि हिमांक में अवनमन भी अनुक्रमानुपाती होता है वाष्प दाब में अवनमन के। ठीक है, जितना वाष्प दाब में अवनमन होगा हिमांक में भी उतना ही अवनमन होगा। मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ, 1000 ग्राम विलायक, या फिर आप लिख सकते हो 1 किलोग्राम विलायक। 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितनी कमी आती है उसे के एफ कहते हैं। और बिल्कुल सेम फार्मूला है वही जैसा पीछे पीछे हमने पढ़ा था। जैसा मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला है, ऐसा ही मोलल अवनमन स्थिरांक का फार्मूला है। उसमें हमने यहाँ के बी लिख रखा था, यहाँ हमने लिख दिया के एफ। सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। और ध्यान रखना कि हिमांक में अवनमन अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, जैसे क्वथनांक में उन्नयन अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। आणविक अवनमन स्थिरांक या ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक, तो वहाँ 1000 ग्राम था और यहाँ क्या आ गया 100 ग्राम, वही फार्मूला, वहाँ 1000 था यहाँ क्या आ गया 100 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हें पढ़ लेना, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन की सीमाएं क्या हैं। अगली बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल ऐसे ही हैं। हिमांक में अवनमन के न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे क्वथनांक में उन्नयन के थे, सेम टाइप के न्यूमेरिकल हैं, सेम टाइप के, और सेम ही फार्मूला अप्लाई होता है। और इनमें से कोई सा भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, आपके ध्यान रखना। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से करते हैं बात, वो तो समझाया था कुछ। देखो, हमारा एक अणु संख्या गुणधर्म रह गया परासरण दाब। तो सबसे पहले तो आपको समझना है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके आर पार केवल क्या जा सकता है, विलायक, बस। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अंडे की झिल्ली, अंगूर तथा किशमिश का आवरण, कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड सबसे अच्छी है। ठीक है, पता है अर्धपारगम्य झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक यानी जल के अणु ही जा सकते हैं। परासरण, परासरण का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को आप अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हो, तो जो तनु विलयन होता है उसमें से जल के अणु सांद्र विलयन में जाने लगते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से होते हुए। इस घटना को ही हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। फिर हमें पता होना चाहिए परासरण के प्रकार। एक तो होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण ऐसा होता है जैसे किशमिश को आपने पानी में डुबा दिया तो क्या होगा, जल के अणु अंदर जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाहर जल है जो तनु विलयन है, अंदर किशमिश के अंदर गाढ़ा घोल है। तो हल्के घोल से गाढ़े घोल की तरफ परासरण की क्रिया में जल के अणु जाते हैं। तो इसमें किशमिश फूलकर मोटी हो जाएगी, जल के अणु बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं अंतः परासरण। और यदि आपने अंगूर को एक चीनी के संतृप्त विलयन में या घोल में डुबा दिया तो अंदर हल्का घोल है, बाहर गाढ़ा है, जल के अणु अंगूर से बाहर की तरफ को निकलने शुरू हो जाएंगे और अंगूर पिचक कर किशमिश जैसा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं बाह्य परासरण। डिफरेंस पता होना चाहिए परासरण और विसरण में। पहला अंतर,
विलायक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है परासरण में, सीधी बात है, विलायक माने जल, और इसमें अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। नंबर 2, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है। विसरण का मतलब तो बिखरना होता है, फैलना। जैसे आपके घर में गैस का सिलेंडर लीक हो गया ना, तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी, ये विसरण है। देखो, केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से होते हुए, और इसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं विसरण में। परासरण में परासरण केवल द्रव में होता है, और विसरण द्रव और गैस दोनों में होता है, द्रव में भी गैस में भी। परासरण को रोक सकते हैं और विसरण को रोक नहीं सकते। विसरण को आप रोक नहीं सकते, ये डिफरेंस भी आपको जरूर आना चाहिए। अब आई बात परासरण दाब की। परासरण दाब इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो आपको किसी भी विलयन का परासरण दाब निकालना है, तो उस विलयन को शुद्ध विलायक के बराबर में रखना है और बीच में लगानी है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आपको पता है परासरण की क्रिया क्या होगी, शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ को होने लग जाएगी। आप ऊपर जो है ना, विलयन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ, तो विलयन के ऊपर इतना अतिरिक्त दाब लगाना जिससे परासरण की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, यानी ये दोनों दाब क्या हो जाए, आपस में बराबर। तो जब किसी विलयन को शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है, जितना अतिरिक्त बाह्य दाब लगाना पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं परासरण दाब। तो आप परासरण दाब का फार्मूला बना सकते हो, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। जब भी किसी विलयन का आपको परासरण दाब निकालना है, तो उस विलयन के बराबर में आपको शुद्ध विलायक ही रखना पड़ेगा। ध्यान रखना है, दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयन नहीं रखने हैं। तनु व सांद्र विलयनों में से किसका परासरण दाब अधिक होगा? किसका होगा बताओ, किसका परासरण दाब अधिक होगा? सांद्र विलयन का अधिक होगा। ध्यान से सुन लेना इस बात को, ये समझाया था मैंने कि कैसे सांद्र विलयन का परासरण दाब ही अधिक होता है। अब बात करते हैं परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम जो हैं वान ठाफ ने दिए थे। पहला, वान ठाफ ने यह बताया था, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि तनु विलयनों का सिद्धांत उसे कहते हैं सब, कि तनु विलयनों में विलेय के कण गैस की तरह व्यवहार करते हैं, गैस के कणों की तरह। तो उन्होंने पहला नियम दिया था बायल वान ठाफ नियम। उसमें बताया था कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती C, या पाई समानुपाती C लिख सकते हो आप। परासरण दाब को P से भी लिखते हैं और पाई से भी, एक ही बात है। दूसरा नियम था चार्ल्स वान ठाफ नियम। इसमें बताया कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी P अनुक्रमानुपाती T या पाई अनुक्रमानुपाती T भी आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर तीसरा नियम अपने आप बना सामान्य विलयन समीकरण। क्या है सामान्य विलयन समीकरण? उपरोक्त दोनों नियमों को संयुक्त करने पर हमें पता चलता है कि P समानुपाती CT होगा या पाई समानुपाती CT हो जाएगा। ठीक है। अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के जब बराबर का निशान लगाए तो कांस्टेंट R लगा सकते हो या फिर कांस्टेंट लगा सकते हो S। और आपको पता है ये C का मतलब क्या है, सांद्रता यानी मोलरता, मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, V तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NRT, और यहाँ हो जाएगा पाई V इज इक्वल टू NST। कुछ भी लिख सकते हो आप, जहाँ N क्या है मोलों की संख्या है, R या S क्या है विलयन स्थिरांक है, जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स होता है। और ध्यान ये रखना है कि PV इज इक्वल टू NRT, N मोलों की संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो भार बटे अणुभार। और ये वाला फार्मूला P इज इक्वल टू CRT भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो P इज इक्वल टू CRT, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है ना, सीधे साधे न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल सीधे साधे। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोमोटिक सॉल्यूशन वे होते हैं ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब क्या हो, परासरण दाब समान हो। तो परासरण दाब समान है तो उनकी सांद्रता भी समान होगी। सांद्रता को मोल प्रति लीटर से आप निकालते हो, और यहाँ आपको पता है मोलों की संख्या की जगह क्या लिख सकते हो, भार बटे अणुभार। इसके मोलों की संख्या की जगह भी भार बटे अणुभार लिखा है। तो समपरासरी विलयन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है ना पेपर में।
फिर आपको पता होना चाहिए अति परासरी तथा अधः परासरी विलयन। भाई दो विलयन है, उनमें से जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा उसे तो अति परासरी विलयन कहोगे, जो दोनों में से सांद्र होगा। और अधः या अल्प परासरी विलयन उसे कहेंगे जिसका परासरण दाब कम होगा, जो तनु विलयन होगा। ठीक है। उसके बाद आता है व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण का मतलब यह है कि यदि शुद्ध जल और अशुद्ध जल को आप अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर देते हो तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आप क्या लगाओगे, बाहर से अतिरिक्त दाब लगाओगे अशुद्ध जल पर, जो एक विलयन की तरह काम कर रहा। तो होगा क्या, परासरण की क्रिया रुक जाएगी। आपने और ज्यादा दाब लगा दिया, परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगा दिया, तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगेगी, जिससे आपको अशुद्ध जल से क्या प्राप्त होगा, शुद्ध जल प्राप्त होने लग जाएगा। और आरओ मशीन सारी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। फिर समदाबी विलयन किसे कहते हैं, जिनके वाष्प दाब समान हो उन्हें कहते हैं समदाबी विलयन, और जिनके परासरण दाब समान हो उन्हें कहते हैं समपरासरी विलयन। फिर हमें पता होना चाहिए वांठाव गुणक या वांठाव गुणांक या वांठाव फैक्टर। वांठाव फैक्टर आई कैसे निकलता है, वियोजन या संगुणन के बाद कण बटे वियोजन या संगुणन के पहले कण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और जब कोई भी पदार्थ आपने विलायक में घोल दिया, पानी में घोल दिया, पानी में घुलने के बाद वो आयनों में टूट गया या वो संगुणन हो रहा उसमें या वियोजन हो रहा, तो सारे ये फार्मूले बदल जाते हैं। वैसे फार्मूला था PV = nRT, पर इसमें आई लग जाएगा यदि कोई ऐसी चीज घोलती जो आयनों में टूट जाए, जैसे NaCl घोलने पर आयनों में टूटता है ना पानी में। और ये था राउल्ट का नियम। इस राउल्ट के नियम में भी आई आ गया बीच में, और इसमें भी आई आ गया। हिमांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन = Km होता है ना, M माने मोललता है या मोललता। देखो अब ये न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल हैं परासरण दाब के, जो इस फार्मूले पर आधारित हैं, P = CRT। ये न्यूमेरिकल आपको जरूर करने आने चाहिए, सिंपल से न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल, बिल्कुल PV = nRT पर आधारित हैं, PV = nRT पर। ये न्यूमेरिकल आपको जरूर करने आने चाहिए, PV = nRT वाले। ठीक है, सब में यही फार्मूला लगेगा। देखो PV = nRT, ये आई क्यों लगा, क्योंकि हमारा सवाल जो है इसका था K2SO4 का, यह आयनों में टूटता है ना K2SO4, इसलिए लगा ये आई यहाँ। यदि कोई आयनों में टूटने वाली चीज ना हो फिर तो PV सीधा फार्मूला लगता, PV = W/mRT। PV = nRT तो है आदर्श विलयन समीकरण या सामान्य विलयन समीकरण इसे कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। पूरे चैप्टर का रिवीजन हमने कर लिया, पहले चैप्टर का विलयन का। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जल्दी से आप इसकी तैयारी करो, और आपका टेस्ट होगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, आपको सूचना मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, मैं टेस्ट पेपर अपलोड करूँगा और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करूँगा और आपको समझाऊँगा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, उससे आप कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने के बाद फिर आप बताओगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर आए हैं टेस्ट में। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दिस वन शॉर्ट लेक्चर, दिस वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर। ओके, बाय। अच्छा, यदि लेक्चर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर। ओके, बाय।